हेलो व्यूअर्स, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। जब ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट में आए तो उन्होंने ट्राइबल्स को ही परेशान करना शुरू कर दिया। ट्राइबल्स वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो अब जो ब्रिटिशर्स आए थे तो ट्राइबल्स वाले लोग इनको बोलते थे कि तुम डीकूज हो, तुम आउटसाइडर हो जो हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो। और जो फॉरेस्ट के लोग थे, ट्राइबल्स थे, वो सोचते थे कब हमारे पहले वाले दिन आए जो हम फ्रीडम से रहते थे, अच्छे से रहते थे। इन लोगों ने तो हमें परेशान ही कर दिया है। तो वो अपने गोल्डन एज को बहुत मिस किया करते थे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताना चाहती हूँ, जूम कल्टीवेशन, और इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल पैचेस लिया हमने फॉरेस्ट में, यानी कि स्मॉल एरिया ले लिया कोई लैंड का, और वहाँ पे जितने भी ट्री हैं उसका टॉप कट कर दिया जिससे कि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक आ पाए। और जो है कुछ ट्रीज जो है बर्न कर दिए, जला दिए गए, जिससे कि वो जला देंगे तो उसकी वो राख बन जाएगा। अब राख बन जाएगी तो वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। सॉइल में मिक्स होने के बाद वो जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी और वहाँ पे सीड डाल दी जाएंगी जिससे कि और सारी क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो हो सके। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये जो सॉइल होती है ना, इसमें पोटाश बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि ये तो एक टाइम तक ही अच्छे से क्रॉप को ग्रो करवा पाती है, उसके बाद दोबारा से जो सॉइल होती है दोबारा खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर लेते हैं फार्मर, ऐसा करते हैं इस वाले कंडीशन में। तो इस वजह से इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी रखा गया है। तो इस चैप्टर में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही इस टर्म को अच्छे से डिफाइन कर दिया है। 1895 में एक पर्सन थे, बिरसा नाम था जिनका। वो छोटा नागपुर विलेज में रहते थे जो कि झारखंड में है। तो लोग ही सोचते थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है जिससे कि वो हर तरीके की डिसीज को, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और जो उनके ग्रेन को है उनको भी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स, मतलब 2 गुना 3 गुना जल्दी जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। इतनी पावर है उनके अंदर। तो वो कहते थे, खुद बिरसा खुद बोलते थे कि मुझे भगवान ने भेजा है तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। जो लोग ट्रबल में है, जो लोग प्रॉब्लम में है, उनको एक तरीके से फ्री करने के लिए। और जो लोग स्लेवरी है, जो लोग नौकर बन रखे हैं किसके, डीकूज के। डीकूज कौन है यहाँ पर, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के जो भी नौकर बन रखे हैं उन लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए। ये मुंडास की फैमिली में बॉर्न हुए थे, इस वजह से इन्हें बिरसा मुंडा बोला जाता था। और ऐसा ही नहीं है कि जो मुंडास की फैमिली होती थी वो ही सिर्फ इनको अच्छे से मानती थी, और भी काफी इनके फॉलोवर्स थे, जैसे कि संथाल्स और ओरियंस भी इनके फॉलोवर्स थे। और वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे हैं हम पे, उससे ये हमें फ्रीडम दिलाएं, हमारी हेल्प करें, और जो हमारे रिलीजन है और जो हमारे लाइवलीहुड है, जैसे हम लोग रह रहे हैं, इन सब चीजों को अच्छे से देखे, जैसे हम पहले रहते थे फ्री होके, ऐसे ही रहने लग जाए हम, और ये ब्रिटिशर से हमको फ्रीडम दिला दे। अब कौन सी प्रॉब्लम बिरसा ने सॉल्व की थी, और जो डीकूज थे वो कौन थे, और लोग क्यों इतना परेशान थे ब्रिटिशर से, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कैसे कैसे लोगों की लाइफ चेंज हुई थी। क्योंकि देखो, जो लोगों के कस्टम और रिचुअल्स होते थे ना, वो काफ़ी डिफरेंट होते थे और लोगों से। जैसे कि ब्राह्मण वगैरह लोग होते हैं, उनसे बहुत डिफरेंट थे जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे। कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी नहीं है, मतलब कास्ट वगैरह ज़्यादा मानी नहीं जाती थी, सब लोग बहुत मिलजुल के रहते थे। और जो शादी वगैरह भी होती थी तो एक ट्राइबल से दूसरे ट्राइबल वाले लोग अपने में शादी कर लेते थे आराम से, मतलब बहुत खुशहाल जिंदगी ये लोग जी रहे थे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों में से किस किस ने ऐसे ट्राइबल पीपल को कार्टून्स में देखा है जो फॉरेस्ट में रहते हैं। उनकी ड्रेसेस भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ट्राइबल के पीपल कैसे हुआ करते थे और कैसे वो कपड़े पहना करते थे। तो ये डोंगारी कांडा ट्राइब है उड़ीसा में, ये वहां के लोग हैं। हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव, अब ट्राइबल ग्रुप के पीपल कैसे रहा करते थे। तो 19th सेंचुरी में ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राइबल्स पीपल रहा करते थे। तो अब वो कैसे खेती बाड़ी करते थे वो देखते हैं हम। सम वर जूम कल्टीवेटर। अब जूम कल्टीवेटर क्या होता है और शिफ्टिंग कल्टीवेटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। दोनों वर्ड सेम ही है। इसमें क्या होता था, एक स्मॉल पैचेस पे, यानी कि स्मॉल एरिया लेते थे लैंड का फॉरेस्ट में, और उसके जो ट्रीज होते थे ना
उनको ऊपर से कट कर दिया जाता था, जिससे कि सनलाइट पूरे ग्राउंड तक आ सके अच्छे से। और कुछ ट्री को बर्न कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, जिससे कि जलने के बाद जब वो राख बन जाते थे तो वो सॉइल में मिक्स होने के बाद उसके ऊपर जो सीड्स डाली जाती थी, जिसमें कि पोटैश बहुत ज्यादा होता था सॉइल में, तो बहुत ज्यादा फर्टाइल मानी जाती थी, तो सीड्स है ना बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती थी। और वो किसी हल वगैरह का यूज नहीं करते थे इन सब चीजों के लिए। अब बहुत ज्यादा ग्रो होने के बाद बार बार उसी लैंड पे ग्रो करते थे, तो एक टाइम पे ऐसा टाइम आता था कि उस लैंड पे, उस सॉइल पे क्रॉप ग्रो ही नहीं होती थी, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते थे। इस वजह से इस प्रैक्टिस का नाम रखा गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इस वर्ड का आगे बहुत ज्यादा यूज आएगा, तो आप अच्छे से इसको लर्न कर लो। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब क्रॉप रेडी हो जाती थी तो उसको हार्वेस्ट यानी कि काट लिया जाता था, और फिर वो दूसरे फील्ड पे मूव कर लेते थे, दूसरी जगह पे मूव कर लेते थे। और वो जो एरिया होता था उसको फैलो यानी कि खाली छोड़ दिया जाता था बहुत सालों तक। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर होता था ना, ये बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में और सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में किया जाता था। अब आप बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया कहाँ पड़ता है इंडिया में, तो फटाफट से हम मैप देखते हैं। अब देखो, ये हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है और ये हमारा ईस्ट वाला पार्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट पार्ट। और जो इंडिया के बीचों बीच है यानी कि सेंटर में क्या है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे हम सेंट्रल इंडिया। और अगर वेस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट की, तो ये वाला पार्ट आएगा। तो अब इस वर्ड को अच्छे से देख लेना, क्योंकि बार बार इस वर्ड्स का यूज होगा आगे चैप्टर में। Some were hunters and gatherers। अब कुछ लोग यहाँ पे हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, यानी कि एनिमल को मारते थे और उन्हें खा जाते थे, या फिर कुछ कुछ सामान बनाते थे उनसे। और गैदरर वो होते हैं जो फ्रूट वगैरह को इकट्ठा करते हैं, रूट्स वगैरह खाते थे, ये फ्रूट को इकट्ठा करते थे। तो ऐसे ये लोग अपना गुजारा किया करते थे। तो यहाँ पर एक ट्राइब बताई है, खोंडास, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, और ये है उड़ीसा में। तो मैच द फॉलोइंग में आ सकती है ये। और ये क्या क्या करते थे कि हंट किया किसी एनिमल को और उसका जो मीट है वो आपस में डिवाइड कर लिया, खा लिया। फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, रूट्स वगैरह को भी कलेक्ट किया करते थे ये, जिससे कि ये कुकिंग किया करते थे फूड को। और काफी सारी सीड से ये ऑयल भी निकाला करते थे, जैसे कि साल और महुआ। ये एक ट्री है, और देखो साल तो एक ट्री है और महुआ एक फ्लावर है जिसको खाया भी जाता है और अल्कोहल के लिए यूज भी किया जाता है। और कुछ कुछ ऐसे भी श्रब्स हुआ करते थे जो कि मेडिसिनल पर्पस में यानी कि मेडिसिन के यूज में आया करते थे, जिसको ये सोल्ड मतलब बेचा करते थे। फॉरेस्ट की जो लोकल मार्केट होती थी वहाँ पे बेच के आया करते थे, और वहाँ से कुछ कुछ चीजें लेकर आया करते थे जो इनको यूज में आती थी, जैसे कि ग्रेन वगैरह, वीट वगैरह, तो अब ये वहीं से ही लेकर आएंगे ना लोकल मार्केट से। अब कुछ जो लोकल वीवियर और लेदर वर्कर थे वो यहाँ पर आया करते थे और इनसे बोलते थे हमें पलाश फ्लावर या फिर हमें कुसुम वाला फ्लावर दे दो, क्योंकि वो कलर होता था उस फ्लावर में, जिससे कि अपने क्लोथ और लेदर को अच्छे से कलर करते थे। तो इस वजह से इनके पास आते थे, ट्राइबल्स के पास, ये वर्कर, और बोलते थे हमें ये फ्लावर्स दे दो, इसके बदले में आपको जो चाहिए वो हम देंगे। अभी जो फॉरेस्ट के पीपल थे ये ग्रेन वगैरह कहाँ से लेते थे, यानी कि वीट वगैरह, राइस वगैरह अगर इन्हें लेना होता था तो ये पास की मार्केट से लेते थे या फिर एक्सचेंज कर लेते थे गुड, जैसे कि फ्लावर, पलाश फ्लावर और कुसुम फ्लावर दे दिया लेदर वर्कर को, और उनसे इन्होंने ग्रेन्स वगैरह ले लिए कि भैया राइस वगैरह दे दो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो ऐसे एक्सचेंज भी क्या करते थे गुड्स को, और कभी कभी इनको खरीदना भी पड़ जाता था चीज़ों को। और ये फॉरेस्ट के काफी चीजों को बेचा भी करते थे लोकल मार्केट से, जहाँ से इन्हें कुछ बहुत थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। कुछ लोग फॉरेस्ट से विलेज में जाके जॉब भी किया करते थे, जैसे बिल्डिंग का काम हो गया, कोई रोड का काम हो गया, तो वहाँ भी एज अ लेबरर काम किया करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ट्राइबल थे जिनका नाम था बेगास, वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। वो कहते थे ये आप गलत कर रहे हो, आप ऐसे मत करो, बाहर जाके काम मत करो, अपने फॉरेस्ट में काम करो ना, इस चीज़ से तो हमारी डिग्निटी हर्ट होगी। आप ही क्या छोटे मोटे काम करो, इतना बड़ा फॉरेस्ट है आपका, खुद के लिए काम करो अच्छे से। अब जो ट्राइबल ग्रुप के पीपल थे ना, कुछ चीज़ें खरीदते भी थे और बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट की बेचते भी थे, तो इनको ट्रेडर से अच्छे से बना के रखनी पड़ती थी कि ट्रेडर ही तो देंगे इनको, जो बाहर के लोग आएंगे वो ट्रेडर ही तो है जो इनको दे रहे हैं सामान। और कुछ मनी लैंडर से पैसा भी लिया करते थे, तो जो पैसा लिया करते थे ना बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया करते थे, तो इनसे बहुत ज़्यादा ब्याज लिया करते थे।
और जो सामान था वो भी बहुत हाई हाई प्राइस पे इनको दिया करते थे। तो एक तरीके से इनको लूट ही देते ट्राइबल पीपल्स को। तो इस वजह से जो ट्राइबल के पीपल थे वो बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे थे और उनपे बहुत ज्यादा कर्जा भी चढ़ता जा रहा था और बहुत ज्यादा दुखी थे वो इन सब चीजों से कि मनी लैंडर और ट्रेडर उन्हें इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। एक तरीके से वो आउटसाइडर ही हो गए ना। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये उड़ीसा की फिगर है जो कि एक डोंगारी कांडा ट्राइब की जो वुमेन्स है वो सामान लेकर जा रही है। तो देखो ट्राइब में यानी कि फॉरेस्ट में लोग ट्राइबल पीपल कैसे रहा करते थे पहले के टाइम पे। और काफी सारी ट्राइब्स इसमें देखो मैप में ही बताई हुई हैं, जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया वो देखते हैं। एक तो बेगास, ये सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। और एक और था हमारा ये रहा ओरेंस, संथाल, मुंडा, ये सारे यहाँ पे था। तक हमने पढ़ा कि ट्राइबल्स पीपल हंटर और गैदरर हुआ करते थे। अब यहाँ पे लिखा है कि कुछ ट्राइबल पीपल हर्डिंग और रेयरिंग भी कराते थे एनिमल्स को, यानी कि पैस्टोरलिस्ट भी थे। पैस्टोरलिस्ट उन्हें बोलते हैं जो अपने कैटल्स को, जो एनिमल्स को रेयर कराते हैं, चरवाहे जो भेड़ बकरियों को चराते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर सीजन टू सीजन। अगर एक जगह की ग्रासेस खत्म हो जाती है ना तो फिर दूसरी जगह मूव कर ले, दूसरे एरिया में अपने कैटल्स को, अपने एनिमल्स को ले जाते हैं, वहां पे जाके चराते हैं उन्हें। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे वन गुज्जर्स कहाँ पे है, पंजाब हिल्स में है। और ये लबादीज है आंध्र प्रदेश में, जो कि कैटल को हर्डर कराते हैं। और गार्डीज ऑफ कुल्लू जो कि शेपर्ड है। और बकरावाल्स जो कश्मीर में है, तो जो गोट को रेयर कराते हैं। तो काफी सारे पैस्टोरलिस्ट भी हुआ करते थे इस टाइम पर। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन सी ट्राइब कौन कौन से एरिया में रहते थे। तो अच्छे से इन ट्राइब्स को लर्न भी करना है आपको, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं। अब देखिए इस फिगर में दिखाया गया एक संथाल गर्ल है। संथाल जो ट्राइब है वहाँ की एक ये लड़की है जिसने अपने सर के ऊपर फायरवुड रखा हुआ है, यानी कि लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो इस पैराग्राफ में बस यही बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये लोग अपने जो है क्रॉप वगैरह को ग्रो करते थे और कैसे अपना खान पान चलाया करते थे। ये पैराग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पैराग्राफ और जो चैप्टर के लास्ट 19th सेंचुरी के पहले यहाँ पर बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। लोग अच्छे से अपना एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे, कल्टीवेशन का काम कर रहे थे। धीरे धीरे करके प्लो वगैरह भी यूज कर रहे थे कल्टीवेशन के लिए, और बहुत सारे राइट भी मिल गए थे इनको लैंड के लिए, यानी कि पूरा लैंड इन लोगों का हुआ करता था मुंडास का छोटे नागपुर में। और ऐसा नहीं है कि किसी का ज्यादा है किसी का कम है, सब आराम से अच्छे से पूरे लैंड पे कल्टीवेशन किया करते थे, यानी कि एग्रीकल्चर किया करते थे। बस कुछ जो थोड़े बहुत थे जो कि बहुत पावरफुल लोग थे, उनको बोला जाता था कि भैया इनकी ज्यादा लैंड है और ये अच्छे से रेंट पे भी दे सकते हैं अपने लैंड को और कल्टीवेशन भी करा सकते हैं। तो कुछ ही हुआ करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने नोटिस किया कि जो गॉन्ड्स और संथाल ट्राइबल है ना, यही थोड़े सिविलाइज्ड लग रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं से बात की जाए और यहाँ पर भी कब्जा किया जाए। अब जो कॉलोनियल रूल था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ट्राइबल की लाइफ पे कैसे ज्यादा इफेक्ट किया। तो व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ। अब जो हेड हुआ करते थे, ट्राइबल चीफ हुआ करते थे यहाँ के, जो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल थे, तो उनकी यहाँ पे चलती थी अच्छी खासी फॉरेस्ट में। उनकी खुद की ही पुलिस थी और खुद के ही लोकल रूल्स थे कुछ कुछ, और लोग खुश भी थे इन सब चीजों से कि हाँ चलो ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि हमें दबाया जा रहा है। यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बोला ट्राइबल चीफ्स को कि आप अपने लॉज वगैरह चेंज करो और हमारे अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, तुम्हारा टाइटल्स तुम्हारे पास ही रहेगा, जैसे कि तुम हो स्ट्रांग हो और तुम अपने मतलब हेड हो तो हेड चीफ ही बने रहोगे, लेकिन जो यहाँ के लॉज वगैरह हैं, रूल वगैरह है, वो हमारे अकॉर्डिंग बनेंगे और जो भी यहाँ से पैसा आएगा वो आप हमें दिया करोगे। तो अब ये चीजें तो गलत हो रही थी। अब जो लोग अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। सारा कुछ ब्रिटिशर्स के अंडर में ही आ गया था, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। आप इस फिगर में देख सकते हैं निशी ट्राइब के पीपल है ये अरुणाचल प्रदेश में, कैसे अपने घर को बना रहे हैं। What happened to the shifting cultivator? अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे उन सब के साथ क्या हुआ। तो ब्रिटिशर्स थे ना बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, कह रहे थे ये लोग
एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, इनका तो कोई फिक्स होम है ही नहीं। अब फिक्स होम नहीं होगा तो ये लोग पैसा कैसे देंगे, तो बड़े परेशान थे ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने बोला कि आपको कहीं भी मूव नहीं करने दिया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे, आप एक ही जगह पे अपना घर बना के रहो और चुपचाप से हमें पैसे दो, यानी कि टैक्स दो। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि लैंड सेटलमेंट क्या था। तो यहाँ पर बोला गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप लोग कहीं भी मूव नहीं करोगे, यहीं पे रह के, एक ही जगह पे रह के अपना सब कुछ जो भी है, एग्रीकल्चर का हो या फिर कल्टीवेशन का कुछ भी काम है, आपको एक ही जगह पे रह के काम करना पड़ेगा और आपको टाइम टू टाइम टैक्स भी देना पड़ेगा हमें। कुछ जो फार्मर्स थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि आप लैंड ऑनर हैं और कुछ को टेनेंट्स, यानी कि जो कुछ है वो किराए पे लैंड को लेके और फिर खेती बाड़ी करेंगे। अब जो जूम कल्टीवेटर वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और ब्रिटिशर्स देख रहे थे कि ये तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है एक जगह। जैसे एक जगह उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया तो ऐसा नहीं है ना कि वहाँ पर बहुत अच्छे से सॉइल खराब भी तो हो जाती है ना कुछ साल बाद। अब इन्होंने तो बोल दिया था कि आप यहीं पे करोगे, तो वहाँ पर पानी की भी कमी होने लग गई थी, सॉइल भी ड्राई होने लगी थी, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कल्टीवेटर। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो पार्ट है ना, वहाँ के लोगों ने तो मना ही कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो अपना जूम कल्टीवेशन ही करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, फॉरेस्ट को बर्न करके जैसे जाते थे पहले जूम कल्टीवेशन में, ऐसे ही। अब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले लोग थे वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि चलो ठीक है, कुछ जगह पे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलाउ कर देते हैं। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं, गुजरात की फिगर है। भील वुमेन, यानी कि भील एक ट्राइब है, वहाँ की ये वुमेन्स है जो कि अच्छे से कल्टीवेशन कर रही हैं। अब इस फिगर में देखिए, जो ट्राइबल वर्कर हैं वो राइस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में। और देखिए राइस के लिए कितना ज्यादा पानी चाहिए होता है, पूरे फील्ड में पानी पानी है ऐसा लग रहा है। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉज लगा दिए थे फॉरेस्ट वालों पे और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गलत पड़ रहा था। उन्होंने बोल दिया कि जितना भी फॉरेस्ट है ना, ये पूरी स्टेट प्रॉपर्टी, यानी कि हमारा है, ये गवर्नमेंट का है, और कुछ जो पार्ट है फॉरेस्ट का वो रिजर्व कर दिया गया और वहाँ के जो टिम्बर्स वगैरह होते थे, यानी कि लकड़ी वगैरह होती थी, वो ब्रिटिशर्स के पास पहुँचाई जाती थी, जो भी उनके यूज़ में आती थी। तो यहाँ पे जूम कल्टीवेशन के लिए भी मना कर दिया गया था बिल्कुल कि अलाउड ही नहीं है, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो लोगों को आ गया गुस्सा। अब लोग तो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे ना, तो लोगों ने क्या करा कि भैया फॉरेस्ट ही छोड़ दिया कि हम तो जा रहे हैं फॉरेस्ट से। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा यार फॉरेस्ट से ये लोग चले जाएंगे तो काम कौन करेगा, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि स्टॉप, रुको, और ट्राइबल्स पीपल को जाने ही नहीं दिया। बोला कि तुम लोग यहीं पे रहोगे और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और फिर उनसे काम कराते थे। जो रेलवे के स्लीपर्स होते थे ना, वो पहले लकड़ी के बनते थे, तो उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको एक तरीके से सारा काम इन लोगों से करवाया जाता था। स्लीपर्स देखिए ऐसे होते हैं, जो ट्रेन जिस पे चलती है ना, ये देखो ऐसे लकड़ी के, पहले लकड़ी के बनाए जाते थे। अब जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनको एक सॉल्यूशन सूझा। उन्होंने सोचा कि यार जूम कल्टीवेशन को ना अलाउ कर देते हैं, जिससे कि ये फॉरेस्ट में अच्छे से काम भी कर पाएंगे और हमें सामान भी दे पाएंगे। तो फिर इन्होंने दोबारा से जूम कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया और एक फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट बनाया गया, जिससे कि जो फॉरेस्ट विलेजेस वाले लोग होते थे ना, वो चीप यानी कि सस्ती लेबर को इनको प्रोवाइड करवाया करते थे। अब इस बॉक्स में कि सॉन्ग लिखा हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो ट्राइबल ग्रुप थे ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉज बनाए जा रहे थे जो ट्राइबल्स लोग हैं उनके लिए। तो वो इन लोगों के रूल को मानते नहीं थे और बोलते थे कि जो भी कर रहे हैं बहुत इलीगल है। तो यहाँ पर एक रिवॉल्ट भी हुआ सोनग्राम संगमा इन 1906 में असम के अंदर, और यहाँ पर एक फॉरेस्ट का सत्याग्रह भी हुआ सेंट्रल प्रोविंसेस में 1930 में। द प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब 19th सेंचुरी में बहुत सारे ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स ट्राइबल के पास आए, इन फॉरेस्ट वालों के पास, और कहा कि हम तुम्हारा बहुत सारा फॉरेस्ट का सामान खरीदना चाहते हैं, अगर तुम्हें लोन लेना है तो हम तुम्हें लोन भी दे सकते हैं, और पैसे लेने हैं तो आपको पैसे भी मिल सकते हैं काम के। तो अब यहाँ का जो सिल्क था ना, बहुत ज़्यादा फेमस था फॉरेस्ट का। तो जो सिल्क ग्रोअर थे ना, यानी कि जो मनी लैंडर और ट्रेडर्स थे, 18th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री को वो ये सिल्क दिया करते थे। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी यहाँ के सिल्क की, क्योंकि यहाँ का सिल्क जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था और बहुत ज़्यादा
फाइन था। इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ना, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो बोलते थे फॉरेस्ट वालों से कि आप बहुत ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन दो, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा सिल्क चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। हजारीबाग में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जहाँ पे संथल ट्राइब रहा करते थे जो कि रेड कराते थे कुकुन को। एक इंसेक्ट होता है, उससे सिल्क प्रोड्यूस होता है, तो कोकुन्स जो होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं सिल्क को। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेड हुआ करता था और यहाँ से लेकर जो ग्रोअर होते थे वो 3 या 4 रुपीज में लेते थे इस सिल्क को, और मार्केट में जाके इसके 5 टाइम्स ज्यादा बेचते थे। यानी कि अगर 3 रुपीज का है तो मार्केट में जाके उसको 15 रुपीज का बेच रहे हैं। तो जो मिडिल मैन होते थे ना, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था क्योंकि ये डील करते थे किस किस के बीच में, एक्सपोर्ट के बीच में और जो सिल्क ग्रो कर रहे हैं उनके बीच में। अब ये सब चीजें देख के जो सिल्क ग्रो कर रहे हैं, ये जो ट्राइबल पीपल हैं, इनको आता था गुस्सा कि हमें तो ये लोग बहुत कम पैसे दे रहे हैं और ये इतना महंगा महंगा बेच रहे हैं। तो एक तरीके से जो ट्रेडर्स थे ना, वो इनके दुश्मन बन चुके थे। द सर्च फॉर वर्क। अब कुछ ट्राइबल पीपल घर से दूर जाया करते थे काम के लिए, लेकिन वहां भी कंडीशन खराब थी। अब लेट 18th सेंचुरी में टी प्लांटेशन और माइनिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती थी और यहाँ पे लोगों को काम करने के लिए लाया जाता था। तो असम में टी प्लांटेशन होता था और झारखंड में कोल माइंस का काम होता था, और यहाँ पे लोगों को बहुत कम पैसा दिया जाता था और बोला जाता था कि आप लोग घर नहीं जाओगे, यानी कि यहीं पे ही काम करोगे। सोचो इस टाइम पे इतना बुरा हुआ करता था इन लोगों के साथ, ट्राइबल पीपल्स के साथ। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो कोल माइनर्स हैं, जो दोनों पीपल खड़े हुए हैं, ये ट्राइबल पीपल हैं बिहार में, और जो है इनको कोल माइन में काम करने के लिए बोला गया है। और देखो, कोल माइन में काम करना इतना ज़्यादा रिस्की होता था क्योंकि यहाँ पे बहुत सफोकेशन होती थी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और 1920 में तो 2000 पीपल मर चुके थे कोल माइन की वजह से, यानी कि यहाँ पे जो लोग काम करते थे वो सफोकेशन की वजह से मर चुके थे। अ क्लोजर लुक। अब 19th और 20th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप के जो पीपल्स थे ना, उन लोगों को आ गया गुस्सा। अब उन्होंने बोला कि अब तो हमें लड़ाई करनी ही पड़ेगी, और उन्होंने बोला कि अब ये लॉ वगैरह को स्टॉप करो, बहुत हो गया है लॉ वगैरह, अजीब अजीब से लॉ लगा देते हो, और ये जो न्यू टैक्सेस है इनको भी हम कोई पे नहीं करने वाले। और जो ट्रेडर्स हैं और जो मनी लैंडर्स हैं, उन्होंने भी बहुत अत्याचार कर दिया है हमारे ऊपर, और अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, अब हम करेंगे रेबल। कोल्स ने रेबल किया, यानी कि कोल्स एक ट्राइब है, उन्होंने रेबल किया 1831 से 32 तक। और जो संथाल्स थे उन्होंने किया 1885 में रिवॉल्ट। और बस्तार के जो थे ना, उन्होंने किया सेंट्रल इंडिया में और 1910 में। और वारली जो रिवॉल्ट किया इन्होंने महाराष्ट्र में 1940 में। तो ये ट्राइब्स है, कोल, संथाल्स, बस्तार और वारली। तो अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी जो ट्राइब है वो कौन से स्टेट से या फिर कौन से ईयर में की गई थी। बिरसा मुंडा, इनका जन्म 1870s में हुआ था, और जो इनके फादर थे ना वो बहुत पुअर थे, गरीब थे, और ये भोंडा फॉरेस्ट के आसपास रहा करते थे, शिप वगैरह को ग्रेस करवाया करते थे, और ये फ्लूट यानी कि बांसुरी भी बजाया करते थे और डांस भी किया करते थे लोकल अखाड़ास में। जब ये छोटे थे ना, तो इन्होंने देखा कि मेरे पास्ट में कैसे कैसे जो लीडर्स आए हमारी कम्युनिटी के, उन्होंने कैसे कैसे रिवॉल्ट किया और कैसे कैसे इनकी गोल्डन एज थी, यानी कि जिसमें बहुत फ्री होकर रहते थे ये लोग। ये बताते थे कि गोल्डन एज में जो मुंडाज होते थे वो डीकूस को कैसे हराते थे, और जो उनके एंसेस्ट्रल थे वो अपने कम्युनिटी का राइट कैसे रिस्टोर करते थे, यानी कि मुल्क की लड़ाई लड़ते थे ये और लोगों को दोबारा से किंगडम दिलाते थे। तो ये इनको यही बताते थे लोगों को कि हमारा दोबारा से किंगडम हमें खुद मिलेगा, हमारा राज्य हमें खुद मिलेगा अच्छे से, अगर हम लड़ेंगे तो। अब बिरसा जो है ना, लोकल मिशनरी स्कूल में भी गए, जहाँ पे बताया जाता था कि आप अपने धर्म को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लो तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा, आपका जो किंगडम है, राज्य आपको दोबारा से मिल जाएगा, आपके सारे राइट्स दोबारा मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने देखा कि एक और पर्सन थे, वैष्णव, यानी कि जो विष्णु भगवान को मानते हैं, तो उन्होंने भी काफी सारी चीजें इनको बताई, तो इन्होंने बहुत सारी नॉलेज भी गेन की थी। तो इन्होंने इन सब चीजों इंस्पायर होके लोगों को बोला कि हमें जो है ड्रिंकिंग लिक्विड, यानी कि हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, विलेज को क्लीन करके रखना चाहिए, और जो तंत्र मंत्र की विद्या है उन पे थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए।
और इन्होंने बोला कि जो गोल्डन एज यानी कि पहले का जो हमारा टाइम था वो दोबारा वापस आएगा। जैसे हम प्लांट को, ट्री को अच्छे से ग्रो करते थे, जैसे हम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे और अच्छे से जीते थे, वैसे ही हम दोबारा से जिएंगे। तो हमें अपने ब्रेदन यानी कि भाइयों को नहीं मारना चाहिए, हमें अपने रिलेटिव्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एक ऑनेस्टी से जीना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने ये सब चीजें देखी ना, तो उन्होंने सोचा कि जो बिरसा है ना, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, यानी कि अपनी मूवमेंट चला रहा है और ये चाह रहा है कि मैं यहाँ का हेड बन जाऊं। क्योंकि जो बिरसा था ना, वो कहता था कि जो मिशनरीज हैं, मनी लैंडर्स हैं और हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं और ये जो गवर्नमेंट है ना, ये हमारे लोगों को परेशान कर रही है, हमारे लोगों को एक तरीके से सता रही है। तो ये चीज गलत है, हमें इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, इन लोगों के अगेंस्ट जाना चाहिए। अभी क्रिटिसाइज करने लगे इन लोगों को कि ये हिंदू लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर्स, ये गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कर रही है, मिशनरीज हमारे साथ गलत कर रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें देख के ब्रिटिशर्स ने इसको अरेस्ट कर लिया 1895 में और 2 साल के लिए डाल दिया जेल में। अब जब ये जेल से बाहर आए ना, फिर ये तो भैया मानेंगे नहीं, अपनी बातों से तो बाज आएंगे नहीं। इन्होंने दोबारा से लोगों को इकट्ठा किया और कहा चलो दोबारा से हम रिवॉल्ट करेंगे, इन लोगों के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल सिंबल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इन्होंने बोला कि ये लोग है ना रावण है, यानी कि जो डीकूज है, यूरोपियंस है, ब्रिटिशर्स है, ये रावण है और हमें रावण को मारना है और अपना किंगडम दोबारा से इस्टेब्लिश करना है। तो ये लोग है ना इकट्ठे हुए ट्राइबल्स पीपल और इन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया और चर्चिस पे भी अटैक किया और काफी जो प्रॉपर्टी थी ना मनी लैंडर की, वहां पे भी जा के अटैक करते थे और जमींदारों पे भी अटैक किया बहुत सारा। तो अब इन्होंने एक फ्लैग निकाला जो कि व्हाइट कलर का था और बोला कि हमारा अब राज चलेगा, यानी कि बिरसा राज चलेगा। अब 1900 में इनकी डेथ हो गई कॉलरा की वजह से, जिसकी वजह से जो मूवमेंट था ना थोड़ा फीका पड़ गया, लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन इस मूवमेंट की वजह से 2 चेंजेस बहुत अच्छे आए। फर्स्ट तो जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ना लॉ, कॉलोनियल लॉ जो इंट्रोड्यूस किया था, उसमें बोला गया कि जो ट्राइबल्स का लैंड है अब कोई नहीं छीनेगा और कोई भी बाहर से डिकूज यानी कि कोई भी आउटसाइडर ब्रिटिश वहां पे नहीं जाएगा। और सेकंड जो था ये था कि जो ट्राइबल्स पीपल है उनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, अगर उनके साथ इनजस्टिस होगा तो प्रोटेस्ट करेंगे और अगेंस्ट जाएंगे कॉलोनियल रूल के। तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, कॉलोनियल रूल जो है उन्हें एक तरीके से वीक ना समझे। और इनके जो रिचुअल्स हैं और सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल है वो इनके खुद के रहेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे एक अपनी बचपन की स्टोरी याद आती है, जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्क में जाया करती थी खेलने के लिए। वहां पे एक खड़ूस अंकल थे एकदम ब्रिटिशर्स की तरह और हमें भगा दिया करते थे, कहते थे जाओ तुम्हारा पार्क नहीं है ये। और हम बेचारे बच्चे ट्राइबल्स की तरह, जैसे इस चैप्टर में ट्राइबल्स थे, और चुपचाप मुंह लटका के अपने घर आ जाया करते थे। एक दिन एक अंकल हमारा सपोर्ट करने के लिए उनसे लड़ने गए, कहते तुम्हारा क्या हक है इन बच्चों को भगाने का पार्क से, तुम इन बच्चों को नहीं भगा सकते हो। तो वो एक तरीके से बिरसा मुंडा थे हमारे लिए, जो कि हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे लिए लड़ाई कर रहे थे। तो अगर आपके भी आसपास कोई ऐसे खड़ूस अंकल हैं जो कि आपको बहुत परेशान करते हैं, खेलने नहीं देते, आपके पेरेंट्स से हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि चिंटू आपका बाहर खेल रहा है, ये पढ़ता नहीं है क्या, तो ऐसे कोई अंकल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उनका नाम। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।